कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप सब ठीक होंगे। पिछले वीडियो में जैसे कि हमने जो ऑब्जेक्टिव जियोलॉजी की सीरीज में लास्टली जब हम लोग ने एंड किया था, सो जो टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट था, मास मूवमेंट के बारे में हमने जो बेसिक टॉपिक था उसके बारे में हमने चर्चा करी थी, जिसमें हमने उसका बेसिक समझा था कि मास वेस्टिंग प्रोसेस क्या है, मास वेस्टिंग के टाइप्स कितने हैं। आज हम समझेंगे कि मास वेस्टिंग जो है उसको जो अक्रेंस है उसकी वो क्यों होती है। बेसिकली वी विल फोकस ऑन द कॉजेज ऑफ मास वेस्टिंग। ओके, पिछले वीडियो में ये सब कुछ चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी जो टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट में था कि मास मूवमेंट टाइप होता क्या है, क्यों वो अकर करता है। ओके, एंड जो उसके टाइप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो स्लो फ्लोवेज जिसको हम क्रीप कहते हैं, इसमें सॉइल क्रीप है, टेलेस क्रीप है, रॉक क्रीप है, रॉक ग्लेशियर क्रीप है या सॉलिडिफिकेशन है, या जो दूसरा टाइप जिसको हम रैपिड फ्लो कहते हैं। रैपिड फ्लो में आपका अर्थ फ्लो है, मड फ्लो है, डेब्रीज अवलांस है, डेब्रीज फ्लो वी कैन कॉल देम। लैंडस्लाइड है, लैंडस्लाइड में स्लंप है, डेब्रीज स्लाइड है, डेब्री फॉल है, रॉक स्लाइड है, रॉक फॉल है और सबसिडेंस। ये कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप चाहे गेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे जीएसआई का प्रीलिमिनरी या असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट का इस तरह का कोई एग्जाम दे रहे हो, हर तरह के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ये इंजीनियरिंग जियोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ओके, सो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे आज की जो कॉजेज ऑफ मास वेस्टिंग है, कि मास वेस्टिंग क्यों अकर करती है, उसके पीछे क्या वजह है जिस वजह से मास वेस्टिंग की प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से काफ़ी डिस्ट्रक्शन होता है, लैंडस्लाइड एक्टिविटी होती है, ओके, डेब्री स्लाइड, डेब्री फॉल, जिसमें ये सारी चीज़ें एक्टिविटी होती हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज। ओके, आइए आप आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिस वीडियो फोकसिंग ऑन द कॉजेज ऑफ मास मूवमेंट। मास मूवमेंट का इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि वो आगे क्वेश्चन अभी आएंगे उससे रिलेटेड। जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ मास मूवमेंट जो कहा जाता है, दैट इज द ड्यू टू द ग्रेविटी। ओके, सो ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो एक्टिविटी है, जो ग्रेविटी है, अर्थ ग्रेविटी, दैट ऑब्वियसली पुल्स ईच एंड एवरी मटेरियल टूवर्ड्स द अर्थ। Okay, so gravity, that is one of the most important forces which acts upon a particular rock body or rock mass, or we can say on each and every object the gravity force acts, gravitational force acts, and that ultimately try its level best to pull the material towards the earth. Okay, but at the same time there are some few forces which resisted, we call them the resistive forces, which resist the gravity. So resistive forces of mountains, which including the cohesive strength of the rock, means the cohesive strength of the particular rock material which provides that rock some stability, or the internal friction which is trying its level best to combine the material in a rock mass. Okay, between the material, that is known as mountains shear strength. Okay, so shear strength, that we can call them the shear strength, that's an force which act against the force of gravity or the gravitational force. Okay, so जो gravitational force है वो ईच एंड एवरी मटेरियल को अर्थ की तरफ लाने की कोशिश करता है, दैट ट्राइज इट्स लेवल बेस्ट टू पुल टुवर्ड्स द अर्थ। बट जो शियर फोर्सेस हैं, शियर फोर्सेस में जो हमने बात करी उसमें रेजिस्टिव फोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल द कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक एंड द इंटरनल फ्रिक्शन। ओके, सो this shear strength of a particular rock body that maintains the stability, the slope stability. ओके, जो स्लोप का स्टेबलाइजेशन है उसको मेंटेन करता है। ओके, देन जो रॉक, जो मास वेस्टिंग की प्रोसेस है वो अकर कब करती है? सो द रॉक में वी कैन कॉल देम द मास वेस्टिंग, मास मूवमेंट और द रॉक मूवमेंट प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट ओवरकम द रेजिस्टिव फोर्सेस। ओके, सो जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू रेजिस्टिव फोर्सेस, और वी कैन कॉल देम द शियर स्ट्रेंथ फोर्सेस, देन द मास वेस्टिंग प्रोसेस एक्ट्स।
ओके, सो ये बेसिक फंडा है उसके पीछे कि मास वेस्टिंग की प्रोसेस आकर क्यों करती है। एंड रोल ऑफ वाटर, दैट वी विल आल्सो डिस्कस। रोल ऑफ वाटर में ये है कि जो रोल ऑफ अमाउंट, जो अमाउंट ऑफ वाटर है, दैट विल डिसाइड दैट वेदर इट विल बी फ्रूटफुल फॉर द स्ट्रक्चर और द हार्मफुल फॉर द स्ट्रक्चर। अगर जो अकरेंस ऑफ वाटर वो कम है, जो अमाउंट ऑफ वाटर इज स्मॉल, देन ऑब्वियसली इट विल enhance the process of surface tension. Okay, but agar jo amount of water is more, then that will try to reduce the slope stability. Okay, जो mass movement की process है उसको वो enhance करेगी the higher amount of water. ओके, सो ये सब सारी चीजें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द फैक्टर्स दैट कॉजेज द फेलियर और जनरली ग्रुप्ड इनटू हाउ मेनी टाइप्स, 1, 2, 3 or 4. So we all know that is there are two forces actually. We call them the internal factors or the external factors. Okay, so different types of forces which act on a particular rock mass, a particular rock body, they can be grouped into two types, internal factors as well as the external factors. And these two factors, they facilitate the mass failure in one way or in combined form with another ways. Okay, so these are two types, internal as well as the external. So option B, that will be the correct option here. Second one is dealing with the causes which tend to reduce the shearing strength of the soil or known as, means the causes which try level best to reduce the shearing strength of the soil. ओके, जो सॉयल की जो shearing strength है उसको reduce करते हैं। So कौन से वो causes हैं? Internal factors, external factors, extensive factors और the weather factors. Okay, so the internal factors. Okay, so these internal factors, they try to reduce the shearing strength of the soil as well as the rock mass. Okay, because the virtue of which it had remained stable at some part of time, stable at a given point of time or a given position of the ground. Okay, so internal factors, they tend to reduce the shearing strength of the rock or the soil. So option A, that will be the correct option. Third one is dealing with the nature of slope includes, means the nature of slope includes which of the following? A, option A, that is the type of material as well as the angle of mass. B is the mass of the material and the type of material. Type of material and shape of the mass, mass of the material and the angle of mass. Okay, so 4 options are there and you have to tell that which of the following that includes the nature of slope. Okay, so we all know angle of mass, or we can call them the angle of repose. Angle of repose जिसको हम कहते हैं कि वो angle जिसके the minimum angle at which a particular rock mass, particular rock body is stable. Okay, जैसे ही वो angle of repose ज्यादा हो जाएगा, जो rock mass है that will start failure. Okay, वो slide करना start कर देगा. So angle of mass जो है, that is one of the most important factors in the nature of slope. And the type of mass, जो material का type है कि material किस type का है, okay, वो brittle material है, ductile material है और जिसको हम कहते हैं वेदर्ड मटेरियल है, या उसमें फोल्ड्स हैं, फॉल्ट्स हैं, फ्रैक्चर प्लेन्स हैं, सो ऑब्वियसली द मटेरियल विल स्लाइड डाउन. ओके, कॉम्पैक्ट मटेरियल है या लूज मटेरियल है, कोई रेजिडुअल मटेरियल, तो उस वजह से जो टाइप्स ऑफ मटेरियल है दैट विल आल्सो डिफाइन द नेचर ऑफ स्लोप. ओके, सो सेम यहाँ पे दिया भी हुआ है, द नेचर ऑफ स्लोप दैट इंक्लूड्स टू इंपॉर्टेंट characters of the slope. So by nature of slope, what we mean by the nature of slope, that is the type of material of which the land mass is made up of. Okay, and the angle at which the particular rock mass that is inclined with the horizontal, जिसको हम angle of repose कहते हैं कभी कभी. ओके, इन जनरल जो एंगल ऑफ रिपोज है वो 30 to 35 डिग्रीज होता है. अगर उससे ज्यादा वो एंगल ऑफ रिपोज हो जाएगा तो दैट मटेरियल विल स्लाइड डाउन.
Okay, so now you can answer this particular question, that is the option A, the type of material as well as the angle of mass, that will be the right option here. Fourth one is the force which helps to retain the position of mass in space is known as. The force which helps to retain the position of mass in space: compressive resistance, tensile resistance, shearing resistance or the bending resistance. ओके, सो अभी हमने पहले भी बात करी द फोर्सेज विच हेल्प्स टू रिटेन द पोजीशन, सो उसमें सियरिंग स्ट्रेंथ जो है या जिसको हम सियरिंग रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसको हम अभी बात करी ना रेजिस्टिव फोर्सेस की, कि दे एक्ट अपोजिट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेस. ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो है वो दे ट्राई टू slide down or they try to enhance the sliding of the particular rock mass, but resistive forces, they try to keep the material in space with stability. Okay, they provide the stability to that particular rock mass. Okay, so most important force among the forces by virtue of which it can retain its position in space is, without any doubt, we can say that is the shearing resistance of the mass, or we can call them the shear strength, we can call. Okay, so option C, that will be the correct option. Fifth one is the force which tends to induce failure is. The forces which enhances or induce failure, these are known as, we all know, that is the force due to the gravity. Okay, options are there, the shearing resistance, forces due to the compression, forces due to the loading, or forces because of the gravity. So among the given forces or the given resistance, we can call them the forces due to the gravity. They are the most important forces which tends to induce failure. Okay, we have already talked about, that is the due to the gravitational forces the mass movement activity takes place in most of the cases. Okay, and same is given in the description. You can see the among the forces that tend to induce failure in a mass, the most important is the pull due to the gravity, which acts through the weight of the material. Okay, so option जो B है यहाँ पे, forces due to the gravity, or we can call them the gravitational forces. Okay, आप ऐसा करिए, जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूं उसको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के तौर पे, या इसको ऐसे ही मत लीजिए कि एक क्वेश्चन पर्टिकुलर है तो इसको हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के वे में देख रहे हैं. ऐसा नहीं है. इसका जो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो बेसिक फंडा है, वो आप समझ लीजिए, कि उससे ये होगा कि अगर आप बेसिक समझ लोगे अच्छे से, तो अगर क्वेश्चंस को मोल्ड किया जाएगा या थोड़ा सा अगर उसको घुमाया जाएगा तो भी आप क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि बेसिक जो आपका है वो स्ट्रांग है. ओके, सो इतना अभी तक जो हमने बात करी है 4-5 क्वेश्चंस में, सो जो बेसिक जो यहाँ से निकल के आ रहा है वो यही है कि जो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, दे टेंड टू इंड्यूस द स्लोप फेलियर और द मास वेस्टिंग प्रोसेस, बट द shearing strength, or we can call them the resistive forces, they tend to keep the material at its space. ओके, जो उसका स्पेस है या जो पेस है जहां पे वो मटेरियल रेजिस्ट कर रहा है, सो वो वहां उस मटेरियल को वहीं पे रखेगा. बट ग्रेविटेशनल फोर्सेस, दे विल एक्ट अगेंस्ट द स्लोप. ओके, सो ये बेसिक है. बेसिक्स आप समझ लोगे तो क्वेश्चंस किसी भी तरह के आए, किसी भी एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन है आप कर लोगे. ओके, बट अगर आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस को लेके चल रहे हो कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो इसको हमें केवल आंसर करना है, सो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन तो आप आंसर करो, बट उसके पीछे का जो थ्योरी है या जो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, उस पर आप ज़्यादा फोकस करो. ओके, मैं जो भी डिस्कस कर रहा हूँ, सो आप बेटर रहेगा कि आप एक कॉपी या पेन लेके के बैठिए, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको आप लिखते चले जाइए. सो जब भी आपका कभी एग्जाम पड़ेगा, जब एग्जाम से एक हफ्ते 10 दिन पहले आप इनको रिवाइज कर लोगे, सो वो आपको लॉन्ग टर्म में एग्जाम में बेनिफिट करेगा. ओके, आप अगर पर्टिकुलर क्वेश्चंस को करोगे तो उससे आपका केवल एक क्वेश्चन क्लियर होगा, बट अगर आप कॉन्सेप्चुअल पार्ट को समझ लोगे तो उससे आप पूरे क्वेश्चंस, जैसे अभी तक हमने 4-5 क्वेश्चन डिस्कस किए, तो उसमें अगर आप कॉन्सेप्चुअल पार्ट को लिख ले रहे हो कहीं पे, या उसको आप अपनी लैंग्वेज में कैसे भी फॉर्म करके लिख सकते हो, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा. वो चाहे रिटन का एग्जाम हो
मीन्स वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जाम हो या वो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम हो, तो वो लिखने में आपको बहुत मदद करेगा। ओके, तो बेसिक जो उसके पीछे का है मोटिव है इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने का, वो यही है कि हम थ्योरी पार्ट में लेके चलें उसको। उससे अच्छा है कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को फॉर्म करें, देन उसका जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो मैं आपको डिस्कस कर दूं। सो उससे जो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो तो क्लियर हो ही जाएगा, बट आपका जो मेन है, जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, क्योंकि इंजीनियरिंग जियोलॉजी का जो टॉपिक है वो आपके जियोलॉजी के जो जीएसआई का एग्जाम है वहां पे भी है। ओके, तो उससे आपको बेनिफिट होगा। ओके, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, वो यहाँ पे फोर्सेस ड्यू टू द ग्रेविटी होगा, ऑप्शन बी। सिक्स्थ वन है, देयर इज ए स्टेटमेंट गिवन, स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब इस तरह के क्वेश्चन जब हैं तो आप गेट के पर्सपेक्टिव से इसको देखिए कि गेट के एग्जाम में या जीएसआई के भी एग्जाम में, जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है वहां पे भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, देन आपको, या हो सकता है कि 4 स्टेटमेंट दिए हों, जैसे ये 4 स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट उसमें से ये भी हो सकता है जो दिया हुआ है, मान लीजिए यही स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि 4 में स्टेटमेंट दिए हुए हैं तो उसमें से कौन सा सही है। सो जब तक आपको चारों के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप कर नहीं पाओगे उस क्वेश्चन को। ओके, सो स्टेटमेंट है, व्हेन द फोर्सेस टेंडिंग टू इंड्यूस फेलियर डोमिनेट ओवर दोज टेंडिंग टू रेजिस्टेंट फेलियर, द मास बिकम्स स्टेबल। ओके, पहले आप स्टेटमेंट को समझा करिए, स्टेटमेंट को आप समझिए कि क्या कह रहा है, उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करिए। व्हेन द फोर्सेस टेंडिंग टू इंड्यूस फेलियर, ओके, जब जो फोर्सेस हैं दे टेंड टू इंड्यूस फेलियर व्हेन दे डोमिनेट ओवर दोज टेंडिंग टू रेजिस्ट फेलियर। ओके, जो फोर्सेस फेलियर को इंड्यूस कर रहे हैं वो जब डोमिनेंट हो जाते हैं ओवर दोज टेंडिंग टू रेजिस्ट द फेलियर, द मास बिकम्स स्टेबल। तो ये ऑप्शंस जो स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू है या फॉल्स है, वो आपको बताना है। सो ऑब्वियसली हमने पहले भी बात करी कि जो मास वेस्टिंग की प्रोसेस होती है या स्लोप स्टेबिलिटी, जो मास वेस्टिंग की प्रोसेस है, मास मूवमेंट की प्रोसेस है, वो एक ही कंडीशन पे अगर करती है, व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, okay, or the forces tending failure, they overcome the forces which try to resist the forces or the resistivity forces, तभी मास मूवमेंट की प्रोसेस होगी। ओके, सो आपका जो स्टेटमेंट यहां पे दिया हुआ है वो फॉल्स है। डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है, एज व्हेन एंड वेयर द फोर्सेस टेंडिंग टू इंड्यूस फेलियर दे डोमिनेट over those tending to resist failure, the mass movement become unstable। ओके, और यहाँ पे जो ऑप्शन आपका जो स्टेटमेंट दिया है उसमें स्टेबल दिया हुआ है। ओके, सो अगर आपने बेसिक समझ लिया है तो आप देखिए ये स्टेटमेंट के टाइप में क्वेश्चन आ गया। इससे पहले जो क्वेश्चंस थे वो आपके ऑब्जेक्टिव के टाइप में थे। सो अगर आपने बेसिक को अच्छे से क्लियर कर लिया है तो इस तरह के क्वेश्चन से आप, इस तरह के नहीं, किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन को आप अच्छे से कवर कर लोगे। ओके, 7th one, the angle of slope up to which the materials are stable in a slope is called as। ओके, अब ये क्वेश्चन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ओके, या जिसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं या एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। ओके, सो it has been observed that in most of the most materials they are stable up to a certain angle of slope। okay, and this is called the critical angle of slope or the angle of repose बोलते हैं उसको, and that varies from 35 degrees for unconsolidated sediments to 90 degrees for the perfectly crystalline and unjointed rocks। okay, so जो एंगल ऑफ रिपोज जिसको हम कहते हैं, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ स्लोप, दैट वेरीज, जो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स हैं उसके लिए 35 डिग्रीज है, एंड 90 डिग्रीज फॉर द परफेक्टली क्रिस्टलाइन अनजॉइंटेड रॉक्स। ओके, जो परफेक्टली क्रिस्टलाइन अनजॉइंटेड रॉक्स हैं उसके लिए 90 डिग्रीज होता है। बट ये केसेस 90 डिग्रीज वाला केस कम होता है क्योंकि परफेक्टली अनजॉइंटेड क्रिस्टल्स हों, ऐसा रेयरली होता है कि वो परफेक्टली ज्वाइंटेड होगा तो हो सकता है वो ज्वाइंटेड ना हो। ओके,
सो ये है एंगल ऑफ रिपोज। आप अगर कभी आता है क्वेश्चन में उस तरह आता है, सो आप 30 to 35 डिग्री 35 के आसपास लिखिएगा। ओके, 8th one is in the recent times what other aspect of the slope that is considered for its stability? The type of rocks in the slope, the type of landmass below the slope, height of the slope and the length of the slope. Okay, so recently जो other aspects of the slope is considered for its stability, that is the height of the slope. Okay, जो रिसेंट टाइम में है वो ज्यादा अटेंशन पे किया जा रहा है इन रिसेंट टाइम्स, दैट इज टू द हाइट ऑफ द स्लोप। ओके, इन एडिशन टू द एंगल ऑफ स्लोप फॉर डिटरमिनिंग द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, कि जितना ज्यादा उसकी हाइट होगी, अगर किसी स्ट्रक्चर है या कोई बिल्डिंग है उसकी स्ट्रक्चर का जो हाइट होगा दैट विल ऑल्सो डिफाइन द स्टेबिलिटी और द सेफ्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। ओके, सो रिसेंट टाइम में जो focus है that is on the height of the slope. Okay, so option C, that will be the correct option here. 9th one is solvent action can be seen in rocks which are made up of. जो solvent action है that can be seen in the rocks which are made up of active, inactive, soluble or the insoluble. सो ये आपको पता भी होगा कि जो सॉल्युबल रॉक्स हैं उसी में सॉल्वेंट एक्शन देखी जाएगी। जो सॉल्यूशन की एक्टिविटी है, जो सॉल्वेंट एक्शन है, दैट कैन ऑब्वियसली बी सीन इन द रॉक्स व्हिच आर मेड अप ऑफ सॉल्युबल मिनरल्स। ओके, सो इसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो द सॉल्वेंट एक्शन ऑफ वाटर शुड आल्सो नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड इन रॉक्स लाइक द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट सॉल्वेंट रॉक, दैट इज द जिप्सम as well as the limestone, or in those rocks which have been soluble minerals in their composition or in their constituents, water that can gradually remove the soluble components, reducing the shearing strength of the mass. Okay, हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया कि अगर जो वाटर कंटेंट ज्यादा होगा तो वो स्टेबिलिटी को रिड्यूस करेगा एज कंपेयर टू इनहेंस द स्टेबिलिटी। अगर वो वाटर जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो अगर कम होगा तो वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, बट अगर अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट एक्टिविटी जो सोल्यूशन एक्टिविटी है वो ज़्यादा हो रही है, देन दैट विल रिड्यूस द स्टेबिलिटी। ओके, और दैट विल हैम्पर द स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर रॉक बॉडी और अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। ओके, सो वाटर दैट कैन ग्रेजुअली रिमूव द सॉल्युबल कंपोनेंट्स, जो वाटर जो है वो सॉल्युबल कंपोनेंट्स को रिमूव करेगा एंड अल्टीमेटली दैट विल रिड्यूस द शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर रॉक मास। ओके, सो ऑप्शन सी, द सॉल्युबल, दैट विल बी द राइट ऑप्शन। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुए टाइप्स ऑफ मास वेस्टिंग के। अभी इसमें और भी तरह के मास वेस्टिंग प्रोसेस है। जैसे टाइप्स में आप देखोगे तो जो वेज फेलियर है, टॉपलिंग फेलियर है, रोटेशनल फेलियर है, तो ये भी और तरह के क्वेश्चंस हैं, इसमें और तरह के फैक्टर्स हैं जो हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में, आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी हम बेसिक पार्ट जो है उसको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उस पर तवज्जो ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है और या अगर कभी कभी जैम के एग्जाम में या BSU PET के एग्जाम में भी इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चन है वो आ सकते हैं, तो इस वजह से हम बेसिक वाले को पहले कवर कर रहे हैं, देन गेट के पर्सपेक्टिव से या GSI प्रीलिम्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट दोनों के लिए है, डिपेंडिंग अपॉन द कि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो कैसा है। अगर क्वेश्चंस का लेवल इजी है थोड़ा सा, तो वो आपका जैम में भी आ सकता है, गेट में भी आ सकता है, GSI में भी आ सकता है। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर और द डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर वो वेरी करेगा। ओके, सो अगले वीडियो में हम कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।